सर 1992 में आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर बने। जी हाँ। एंड उसके बाद आपको बेस्ट कॉर्पोरेटर का अवार्ड मिला था। उसके बाद फर्स्ट डेप्यूटी आप यहाँ के मेयर बने थे। जी हाँ। मुंबई के। जी हाँ। एंड उसके बाद 3 बार आप कॉर्पोरेटर बने, 2 बार एमएलए ऑफ बोरीवली, जी एंड आफ्टर दैट 2014 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा। जी हाँ। सर अगर मैं इमेजिन करूँ तो एक बहुत ही वंडरफुल जर्नी रही है, आपने तो एक्सपीरियंस किया है। जी। सर क्या कहेंगे इसके बारे में? मुझे जब आई लव मुंबई के माध्यम से नाना चुड़ासमा जी ने बेस्ट कॉर्पोरेटर का अवार्ड, मैं कॉर्पोरेशन में बैठा था और एक प्यून ने लाकर मुझे चिट्ठी दी और मैंने पढ़ा, तो मैं स्वयं आश्चर्यचकित हुआ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे मुझे आई लव मुंबई नाना चुड़ासमा जी ने ये पुरस्कार दिया। और मैं मानता हूँ कि वो पुरस्कार के बाद में मैंने अपने आप को। गोपाल शेट्टी सर नमस्कार। नमस्कार, आपका हमारे पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है सर। जी हाँ, कैसे सर आप? एकदम बढ़िया हूँ सर सबसे पहले थैंक यू, आपने आपका कीमती वक्त हमें दिया। जी हाँ। सर पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपका फिटनेस मंत्र जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आपके एज के बारे में पता है। जी हाँ। लेकिन जो हिसाब से मैं आपको देख रहा हूँ, आप काफ़ी यंग लग रहे हैं सर। सो व्हाट इज़ द फिटनेस मंत्र फॉर दैट? मैं ऐसा मानता हूँ कि लोगों की दुआएं मेरे ऊपर बहुत है ओके और मैं शारीरिक श्रम बहुत करता हूँ, ओके वो एक दूसरा कारण हो सकता है। और जितना मैं श्रम करता हूँ तो उसकी उपलब्धियाँ भी मिलती हैं, मतलब लोगों के काम होते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो तनाव में भी रहता हूँ। ऐसा पूरा मेरा जीवन तनाव भर का गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जब लोगों के काम होते हैं तो मैं अपने आप को प्रसन्नित महसूस करता हूँ। और मेरे फिटनेस के बारे में लोग मुझे कहते हैं, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। थोड़ा मेरा वेट कम होना चाहिए ऐसा लगता है, प्रयास भी बहुत करता हूँ, लेकिन खाना कम खाने के बावजूद भी वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है। उसके भी कारण ये सारे दुनिया भर के टेंशन भी अपने आप में ले लेता हूँ, तो वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो बेसिकली एक पॉलिटिशियन की जो लाइफ होती है जी हाँ। काफी स्ट्रेसफुल होती है, जी हाँ। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आपका स्ट्रेस बस्टर क्या है सर? आप स्ट्रेस को हटाने के लिए क्या करते हैं सर? मैं स्ट्रेस को हटाने के लिए और ज़्यादा काम करता हूँ। ओके मतलब छोटे छोटे जगह पे पहुँच जाता हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल मानता नहीं कि कोई जगह पर शांति से बैठकर स्ट्रेस रिलीफ हो सकता है, क्योंकि वो एक अलग दुनिया के लोग हैं। मैं उसको कोई नकारता नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस दुनिया में हूँ, मैं इतने सारे लोगों के मुसीबतों को देखता हूँ और सब स्टोर किया हुआ है पूरे जीवन में, तो उसके बावजूद भी मैं एक आधा घंटा भी कहीं आराम से बैठने का प्रयास भी करता हूँ तो वो सारी बातें आ जाती है। तो फिर मुझे लगता है कि मैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए शांति से एक आध दिन कहीं बाहर भी जाऊँगा तो उससे बहुत मुझे लाभ नहीं होता है, इसलिए मैं और ज़्यादा काम करता हूँ तो उसका बेनिफिट मुझे होता है, ऐसा लगता है। सर 1992 में आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर बने। जी हाँ। एंड उसके बाद आपको बेस्ट कॉर्पोरेटर का अवार्ड मिला था। उसके बाद फर्स्ट डेप्यूटी आप यहाँ के मेयर बने थे। जी हाँ। मुंबई के। जी हाँ। एंड उसके बाद 3 बार आप कॉर्पोरेटर बने, 2 बार एमएलए ऑफ बोरीवली, जी। एंड आफ्टर दैट 2014 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा। जी हाँ। सर अगर मैं इमेजिन करूँ तो एक बहुत ही वंडरफुल जर्नी रही है, आपने तो एक्सपीरियंस किया है। जी। सर क्या कहेंगे इसके बारे में? मुझे जब आई लव मुंबई के माध्यम से नाना चुड़ासमा जी ने बेस्ट कॉर्पोरेटर का अवार्ड, मैं कॉर्पोरेशन में बैठा था और एक प्यून ने लाकर मुझे चिट्ठी दी और मैंने पढ़ा, तो मैं स्वयं आश्चर्यचकित हुआ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे मुझे आई लव मुंबई नाना चुड़ासमा जी ने ये पुरस्कार दिया। और मैं मानता हूँ कि वो पुरस्कार के बाद में मैंने अपने आप को एक सेक्टर से जोड़ लिया, जो गार्डन, प्लेग्राउंड, ग्रीनरी के लिए मैंने काम किया, ट्री प्लांटेशन से लेकर सभी बातों को। तो मुझे लगता है कि वो उसका एक बहुत बड़ा लाभ मेरे पॉलिटिकल कैरियर में हुआ और मेरा ग्रोथ बढ़ता गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैं बहुत ही हम्बल, एकदम लो प्रोफाइल घर से आता हूँ, जिसकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, पॉलिटिकल फाइनेंशियल कोई व्यवस्था नहीं थी। माता पिता भी कोई बहुत पढ़े लिखे हुए लोग नहीं थे। 200 फुट के झोपड़े में हम लोग 4 भाई 2 बहन और माता पिता ऐसे रहते थे। और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे एक व्यक्ति को उठाकर बोरेली के साई बाबा नगर के गुजराती एरिया में से टिकट देना, और जहाँ पे सिटिंग कॉरपोरेटर ऑलरेडी गुजराती एडवोकेट हमारी बहन सुशीला रामबिया जी थी, तो एक बहुत बड़ा रिस्क भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर लिया था उस समय पे। लेकिन कार्यकर्ता और लोगों ने साथ दिया और मैं जीत कर आ गया। और जीतने के बाद में तो फिर मेरे ऊपर हो गया कि मैं काम करता गया और फिर मैं अपना ग्राफ को बढ़ाते गया। हर चुनाव में मैं अपने ग्राफ को बढ़ाता गया। मुंबई शहर का डेप्यूटी मेयर भी मैं पहली बार बना, तो निश्चित किरीट सोमैया जी उन दिनों में मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष थे, तो उनका योगदान रहा। और
वाटर एंड सीवरेज डिपार्टमेंट को मैंने अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि डेप्यूटी मेयर बनने के बाद में वो जो एक व्यवस्था मेरे पास आ गई, तो मैंने फिर वाटर एंड सीवरेज डिपार्टमेंट को हैंडल किया। और एक लोगों के ऊपर मुझे बहुत प्रेम भी है, विश्वास भी उतना ही रखता हूँ, तो ऑफिसरों का भी साथ बड़े पैमाने पे मिला और थ्रू आउट सवेरे से लेकर रात तक नो संडे मंडे काम करता गया। तो 11 महीने में बहुत बड़ी लोकप्रियता मेरी बढ़ गई, मुंबई शहर में मेरी एक पहचान हो गई। और उसके बाद मैं तीसरा चुनाव जीता, फिर एक बढ़ता गया। और कॉरपोरेशन में शिवसेना के लोगों का भी बहुत बड़ा मुझे सहयोग रहा है। मैं कभी भी भाषण करने के लिए हाथ उठाऊँ तो मुझे ना कभी कहा नहीं गया। मैं भाषण करने के लिए खड़ा होने के बाद में कितना भी बोलता गया तो मुझे कभी बैठने के लिए कहा नहीं गया। तो मुझे लगता है कि मुझे एक मॉरल बूस्ट करने का काम भी उनके माध्यम से हुआ। और बस उसके बाद में फिर 2004 में फिर पार्टी को लगा कि मुझे एमएलए करके लड़वाना चाहिए। अभी हम पूरे पॉलिटिकल कैरियर के अगर आप जर्नी को देखेंगे तो आई एम नॉट ए पॉलिटिकल मटेरियल। आई वर्क इन 1992 ऑल्सो। मैंने स्वयं कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो राम नाईक जी जिन्होंने मुझे जिनको मैं मेरा पॉलिटिकल गुरु कह सकता हूँ, उन्होंने फोर्सफुली मुझे कहा कि आपको ही लड़ना है, और मैं लड़ा और फिर जीतते गया। फिर 2004 में भी हमारे सिटिंग एमएलए बीजेपी के होने के बावजूद भी मुझे कहा गया कि आपको लड़ना है, और मैं लड़ा और 52,000 के वोट से मुंबई में सबसे ज़्यादा जीतने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। फिर बाद में एक विधानसभा का 3 विधानसभा हुआ, तो फिर वापस में बोरेली से लड़ा, तो फिर वहाँ पर भी मैं बड़े मार्जिन से जीता। और जब तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात आई तो तब भी पार्टी ने मुझे फोर्स किया कि आपको ही लड़ना है, क्योंकि संजय निरुपम को अगर हराना है तो आपको ही लड़ना होगा। और मैं महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वोटों से पार्लियामेंट का पहला चुनाव जीता। दूसरा चुनाव भी बहन उर्मिला मातोंडकर जी मेरे सामने, एक फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती थी, उनके सामने मैं लड़ा और मैं बहुत पॉजिटिव एंगल से गया। मैं कभी भी अपने पॉलिटिकल जो प्रतिद्वंदी होते हैं, मैं उसको रेगुलर या तो दूसरा शब्द नहीं देना चाहूँगा, उनको अपना ही मानकर चला मैं हमेशा। मुझे ऐसा कभी लगता ही नहीं कि ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेसी हमारे देश में, हम सब एक है। किसी की विचारधारा कुछ हो सकती है, किसी की विचारधारा कुछ हो सकती है, कुछ लोगों का काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सबका मकसद तो ये है ना कि हम लोगों का भला करें, अपने देश को आगे बढ़ाए। इसलिए मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं। और मैं एक पर प्रांत का व्यक्ति, इस मुंबई शहर में राजनीति कैरियर मैंने प्रारंभ किया, तो मैंने कभी किसी के ऊपर अटैक करना ये मेरा स्वभाव ही नहीं रहा, पहले से बचपन से ही नहीं रहा। तो पार्टी ने भी मुझे उसका उपयोग कभी करने नहीं दिया। 6 साल में कॉर्पोरेशन में ग्रुप लीडर के तौर पर काम किया उन दिनों में। 6 साल कोई छोटा पीरियड नहीं होता है, और इतना विश्वास पार्टी ने करना, ये भी मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन में रही है। और बस करता गया। अभी 7 बार चुनाव लगातार जीता हूँ, हर बार पहले से ज़्यादा वोटों से लोग जीतते हैं। मैं ये नहीं बिल्कुल कहूँगा कि मैं जीतता हूँ, मैं ये कहूँगा कि लोग मुझे जिताते हैं, कार्यकर्ता काम करते हैं और लोग वोट देते हैं, मैं जीतता हूँ। सर, व्हाट एनकरेज यू टू जॉइन पॉलिटिक्स? यस, पॉलिटिक्स तो मैंने ज्वाइन करने के लिए कभी सोचा भी नहीं था। मैं जिस बस्ती में रहता था वहाँ पर ना तो लाइट था, ना पानी था, ना सड़क था, ना टॉयलेट था, ना किसी भी प्रकार की सुविधा थी। तो ये सुविधा प्राप्त करने के लिए जिस बस्ती में मैं रहता था वहाँ भी मैं अकेला शेट्टी परिवार का एक ही व्यक्ति, बाकी सारे महाराष्ट्र और अदर कास्ट के लोग होने के बावजूद भी उन दिनों में भी टीनेजर्स लोगों ने मुझे नेता मान लिया था। भगवान ने ही शायद लिखा होगा, नहीं तो मेरे बारे में प्लस पॉइंट कुछ भी ना होते, हो सकता है मेरा प्रामाणिकता और परिश्रम यही मेरे प्लस पॉइंट है। तो मुझे उन्होंने नेता माना, और उस बस्ती की समस्याओं को दूर करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर गया। और मैं बार बार कभी भी कहता हूँ कि हेमेंद्र मेहता जो 3 बार के विधायक रहे और अमरकांत झा, ये 2 नेता हुआ करते थे हमारे नॉर्थ मुंबई में, उन्होंने मुझे इंसिस्ट बहुत किया कि आप राम नाईक जी को आकर मिलिए करके। और मैं 10 बार ना कहा, फिर एक बार चलो मैं कल जाकर मिलते हैं। तो मैं जाकर मिला और आप नहीं मानेंगे, मैंने झगड़ा किया। अब झगड़ा करने के बाद तो कोई भी नेता खड़ा नहीं करते किसी को। मेरे पास भी आज मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन ऐसा कभी हो जाता तो मैं भी उस मोड़ पे जाता नहीं हूँ। लेकिन राम नाईक जी ने, मैंने संघर्ष, मतलब मेरी जो मन की भावनाएं बहुत खुलकर कहने के बावजूद भी उन्होंने पूछा है कौन है लड़का, तो उन्होंने उसी समय देखा कि इस लड़के में कुछ ना कुछ है, इस बंदे में कुछ ना कुछ है। फिर उन्होंने पूछा है कौन है, तो कहा कि मैंने युवकों की टीम है इसके साथ में। फिर उन्होंने कहा कि इसको पकड़ के लेके आओ, और मुझे भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी का कार्ड छाप कर दे दिया उन्होंने। और उन दिनों में वो कार्ड इतना खूबसूरत था, तो कार्ड से मैं प्रभावित हुआ, मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ तो। उस कार्ड को ख़त्म करने के लिए मैंने काम शुरू किया और आज तक कर रहा हूँ। और राम नाईक जी के संपर्क में आने के बाद में मेरे बस्ती के काम होने लग गए।
काम होने लग गए तो मुझे लगा कि जैसा मेरे बस्ती का काम हुआ तो मैं अगर करता हूँ तो और भी लोगों का काम हो सकता है, तो मैंने करना प्रारंभ किया और ये जर्नी आज तक लगा हुआ है। 1992 में भी पानी, लाइट, टॉयलेट, ये सारी समस्याओं के लिए आया था। आज 2023 में भी वही काम कर रहा हूँ। एरिया बदलते गया। मलाड मालूनी जैसे परिसर में अभी भी बहुत सारे सुविधाओं से अभावित लोग हैं, तो प्रयत्न करता हूँ, होता है, यश भी मिलता है। इतनी अच्छी जर्नी और सक्सेसफुल जर्नी में सर कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी एक साथ देता है। कि मैंने सुना है सर जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी को मानता नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। और मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर मैं घर में टाइम्स ऑफ इंडिया और लोक सत्ता ये 2 पेपर पढ़ता हूँ, और बाहर जाता हूँ तो बाकी गुजराती और अन्य भाषा के भी पेपर पढ़ता हूँ। तो लोक सत्ता में राशि आता है तो लगभग अबाव 80% सही निकलता है। तो कभी कभी आने वाला सप्ताह थोड़ा ख़राब जाएगा, इस प्रकार की भी बातें उसमें आती है, तो फिर मूड अपना चेंज ना हो, इसलिए फिर मैं अभी वो पढ़ना भी मैंने बंद कर दिया। लेकिन मैं मानता हूँ कि देखिए, भारत देश की अगर कोई विशेषता तो हमारी जूनी रूढ़ी परंपरा, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, ये सब में बहुत बड़ा। साइंस ने तो अभी टेक्निक और टेक्नोलॉजी की दुनिया में लेके गए लोगों को। भारत देश की विशेषताओं के बारे में अगर हम जूने लोगों से बातचीत अभी भी सुनते हैं तो टेक्नोलॉजी, बिगर पैसा, बिगर एजुकेशन से भी हमारा देश इतना आगे था। तो इन सारी बातों में बहुत दम तो है। तो लक के बारे में अगर आप कहते हो तो मुझे किसी ने कहा था, और मैं इस बात को मानता हूँ कि आप 25% प्रामाणिकता और परिश्रम आप में होनी चाहिए। 25% जिस पार्टी में आप काम करते हो उस पार्टी का एक दबदबा होना चाहिए। 25% आप जिस पार्टी में काम करते हो उस पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का साथ और सहयोग आपको होना चाहिए। और ये 75% पूरा होने के बावजूद भी 25% लक फैक्टर है ही। तो आपका लक फैक्टर अगर है तो फिर ये 75% आपको लाभ देता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि टोटलिटी में 100% ये सारा एटमॉस्फेयर मेरे लिए प्लस पॉइंट के तरह काम कर रहा है। लोकसभा फंक्शन में आपको सर एक चीज़ के लिए बहुत रिस्पेक्ट दी गई थी, जहाँ पे आपने बिल पास किया था कि भारत माता की जय शपथ लेते वक्त। जी हाँ। लेकिन उसमें भी आपके लिए बहुत लोगों ने ओपोज किया था। देखिए, भारत एक लोकशाही को मानने वाला देश है। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के विचारधारा के लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 140 करोड़ का ये देश चल रहा है। पूरे दुनिया को एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, इस प्रकार का हमारा देश है। लेकिन विरोध तो होना ही, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। कि मैं कुछ कहता हूँ, आप कुछ कहते हो, ये कुछ कहते हैं, यही तो हमारी लोकशाही की खूबसूरती है, ऐसा मैं मानता हूँ। जब मैंने वो प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया कि हर व्यक्ति को शपथ लेने के बाद में भारत माता की जय कहना चाहिए। अब भारत माता क्या है? भारत अपना देश है, माता हम सबकी माता है, धरती को हम अपनी माता मानते हैं। अब इन दिनों में देखिए, आपने महाराष्ट्र के विधानसभा में अबू आजमी जो हमारे विधायक है, उन्होंने कहा कि मैं वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वंदे मातरम दुनिया का कोई भी मुसलमान व्यक्ति नहीं गाएगा, हमको अल्लाह से बड़ा कोई है ही नहीं, ये उन्होंने कहा। मैं उनको कोई उपदेश देता नहीं हूँ, मैं उतना कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा एजुकेटेड पर्सन भी नहीं हूँ, लेकिन उनके बात को मैं 100% उनके भाषा में नकार सकता हूँ। क्योंकि भगवान तो हमारे लिए, भगवान को तो हमने किसी ने देखा नहीं है, लेकिन अपने माँ को तो हमने देखा है, उनके कोख से हमने जन्म लिया। हम अपने माँ को हम देवी मानते हैं, और जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, जिस धरती से उगा हुआ अनाज से लेकर सभी बातें हमको यहाँ पर मिलती है, तो वो तो हमारे लिए माता है, धरती माता है जिसको हम कहते हैं। अब धरती माता को इसमें कोई हिंदू मुस्लिम ये तो आना ही नहीं चाहिए। धरती माता सबकी माता है, धरती माता सबकी माता है। इसलिए मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब एक है। आप जिस घर में पैदा हो गए उस भाषा के हो गए, उस धर्म के हो गए, मैं जिस घर में पैदा हो गया उस भाषा का हो गया, धर्म का हो गया। लेकिन क्या हम एक साथ में जब आते हैं तो मानव धर्म भी एक धर्म होता है, उस धर्म को हम अंगीकार नहीं कर सकते कि हमने करना चाहिए, और ये हमको करना ही पड़ेगा। दुनिया के साथ में, दुनिया के बाजार में हमको आने वाले दिनों में ग्लोबल दुनिया में कॉम्पीट करना है, तो भारत देश के सब लोगों ने एक साथ में आकर हमको काम करना पड़ेगा। और मेरे पार्टी के नेताओं ने पहले दिन से ही कहा है कि आप धर्म जो भी है वो घर में किसी भी देवी देवताओं का पूजा आप करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर से बाहर जब आते हो तो आप भारत माता की पूजा हम सब ने करना चाहिए। सिंपल लॉजिक है। सर, इंडिया में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर हम देखें तो इंडिया एक पावरफुल कंट्री गिनाया जाता है। जी हाँ। लेकिन देन टू बहुत सारी लोगों के विचार जो होते हैं अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से मतभेद बहुत सारे होते हैं।
जी। आपको लगता है इसमें सबको इक्वली काम करना चाहिए, क्योंकि एक इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसको हर एक देश पसंद करता है, जी। लेकिन बहुत सारे व्यूज़ के वजह से लोगों में बहुत विचारधारा में प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं इस बात को मानता हूँ और ये हकीकत भी है, लेकिन ये कभी भी समाप्त होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। कोशिश हम करेंगे तो हम 80% 90% तक पहुंच सकते हैं, 100% तो कभी भी होना नहीं है। आप सारे देश को, सारे भाषा, सारे धर्म के लोगों को बाजू में रखिए। अपने घर में अगर 4 भाई है तो 4 भाई में से एक भाई बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेता है तो फिर नीचे वाला जो होता है वो बहुत नीचे रहता, तो उसका और उसका भी जमता नहीं है, चारों का एक साथ में नहीं जमता है। कोई एक ऐसा परिवार होता है जिसको जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा प्रसन्नता होता है कि कितने अच्छे से लोग रहते हैं, और मेरे मन की भावना ये होती है कि हम सब लोगों ने इस तरह से रहना चाहिए। लेकिन मैं अपने घर में भी वो वातावरण क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा हो गया और मेरे बाकी के भाई सब सारे बहुत नीचे के लेवल पे है, तो ये होता ही नहीं है। अब उनको भी लगता है कि ये इतने बड़े हो गए तो इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है। मुझे हमेशा लगता है कि मैं इतना जो ग्रो हुआ उसमें कंट्रीब्यूशन मेरे घर परिवार के बाहर के लोगों का ज़्यादा है करके। अब क्या सही है क्या गलत है इसका तो बड़ा एनालिसिस हो सकता है, इसका स्टडी हो सकता है, लेकिन वास्तविकता ये है। तो ये रहने वाला है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास करके अबाउट 75-80% तक अगर हम लोग पहुँचते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए होगा, आने वाली जनरेशन के लिए होगा। जो आज एकदम बहुत ही बुरे हालात में जो लोग जीते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी देन हो गई, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, मोदी गवर्नमेंट में यंगस्टर्स को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, स्पेशली एजुकेटेड लोगों को जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। लेकिन अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो उनके घर में जब कोई एजुकेशन के बाद बोलते हैं कि हम ये करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं जो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें घर से परमिशन नहीं मिलती है। द रीज़न इज़ कि जब हम पॉलिटिक्स का नाम लेते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, तो जिसके वजह से बहुत सारे लोग की जो ड्रीम होती है, कुछ हेल्प करना चाहते, कुछ वाकई में समाज सेवा करना चाहते, लेकिन कुछ ना कुछ कारण, जैसे कि करप्शन की अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो यंगस्टर्स हैं, जो स्पेशली पेरेंट्स हैं, उन्हें उनको सपोर्ट करना चाहिए पॉलिटिक्स में आने के लिए? मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत देश जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हम एजुकेशनली भी आगे बढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिकली भी आगे बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन के वाइज रेट में तो हम आगे है ही, सभी बातों से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे ऊपर उतना बोझ भी आ रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री के ऊपर बोझ है, दुनिया के साथ में उनको कम्पीट करना है। तो जो बच्चे पढ़ लिख कर आज तैयार हुए हैं तो उनके ऊपर पैसा कमाना भी एक बोझ बन गया है, क्योंकि इतना एजुकेशन में पूरा लाइफ देकर माता पिता ने पैसे बहुत खर्चे किए हैं, तो ये एक बोझ उनके ऊपर हो गया है। और आने वाले दिनों में जैसा जैसा इकोनॉमिकली हम बहुत ज़्यादा ग्रो होते जाएंगे उतना बर्डन नई पीढ़ी पर आने वाला है। मुद्दा नंबर 1 ये हो गया। मुद्दा नंबर 2, जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको आज जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत मिल रही है, अपने देश में भी है और विदेश में तो वेलकम कर रहे, इस प्रकार की स्थिति है। तो बच्चों को सबसे पहले प्रायोरिटी उनकी ये होती है कि हम अपने पैरों पे पहले खड़े हो जाए। पॉलिटिक्स में तो क्या होगा किसी का कुछ पता नहीं है। अभी हम जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में हमने जब प्रवेश किया था तब सोचा भी नहीं था कि ये पार्टी कभी इतनी बड़ी होगी, लेकिन हो गया, पार्टी इतनी बड़ी हो गई। और इसलिए पॉलिटिकल तो एक अनसर्टेनिटी का वाला गेम है, इसलिए बच्चे आना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात ये भी है कि जो पीढ़ी अभी ये जो चल रहा है, जो हमारे जैसे लोग हैं, अब ये हमारे जैसे लोगों का और नई पीढ़ी का जो सोच है वो एक साथ में आना उतना संभव नहीं, क्योंकि हम एक अलग दुनिया में, एक अलग वातावरण में बड़े होकर काम करते करते जो लोग आगे आए हैं, अब 60% लोग आज है, ऐसा मैं मानता हूँ पॉलिटिक्स में। नंबर एग्जैक्टली मैं बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन मेरा एक अनुमान है। और ये नए पीढ़ी के लोग नए टेक्नोलॉजी के साथ में जो आए हैं, इन दोनों का मेल मिलाप होना उतना संभव नहीं है, मुश्किल होते जाता है। इसलिए धीरे धीरे ये आते जाएंगे, ये लॉट निकलते जाएगा। फिर एक समय ऐसा आ जाएगा सब एजुकेटेड लोग होंगे और फिर उनके माध्यम से एक नई दुनिया में हम जाएंगे आने वाले दिनों में, जिसकी आवश्यकता भी है और वो दस्तक दे रहा है हमारे देश को कि आओ वेलकम करो करके। और इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में के पहले तो अपने दुनिया में गुजरात में काम करते थे, लेकिन जब देश के प्लेटफॉर्म पे आए तो उन्होंने सबसे पहला इम्पोर्टेंस अगर किसी को दिया तो टीनेजर्स को दिया। इन बच्चों को भारत देश क्या है, हमको कहाँ जाना है, ये मंत्र उनके दिलो दिमाग में डाला और उसमें कामयाब भी हुए और लोगों का विश्वास भी वो जीत पाए। देखिए एक छोटी बात नहीं है, घर में माँ बाप भी अगर बच्चों को कहते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी मानते नहीं हैं। एक देश के नेता ने पूरे देश के युवाओं को कहना
और उन्होंने विश्वास करना उनके ऊपर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मैं मानता हूँ। और ये यही उपलब्धि जो मैंने कहा कि लोगों का, पार्टी का लेबल, कार्यकर्ताओं का प्रेम, जनता का सपोर्ट, ये सारा मिलकर आज मैं बन पाया हूँ। तो ये जो बच्चे हैं जो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास आज प्रकट कर रहे हैं, ये भारत देश को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा पायदान पर पहुँचाएगा, बहुत बड़ी उपलब्धि की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। सर G20 बहुत सक्सेसफुल हुआ है, जिसमें होस्टेड बाय इंडिया, जी हाँ। 20 कंट्रीज आकर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, इससे यंगस्टर्स का भी प्रभावित हुआ है। सर इसका फ्यूचर क्या लग रहा है आपको, और मोदी सर का क्या प्लानिंग है इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो G20 को मोदी जी ने कैश किया। मोदी जी का एक ये स्वभाव कहिए या तो उनकी क्वालिटी ये कहिए, अब मैं कहूँगा वो हर विषय को कैश कर लेते हैं। वैसे G20 को उन्होंने कैश कर लिया। इसके पहले तो सारे विकसित देशों ने G20 का उसको ऑर्गेनाइज किया था, तो किसी को पता भी नहीं होता था कि G20 क्या है करके। आज मुंबई शहर को आप देखेंगे कि G20 का अध्यक्षता मोदी जी को मिलने के बाद में जो श्रृंगार करने का हमने प्रयास किया, तो आज देखते देखते G20 क्या है, G20 एक विकसित देश, खूबसूरती पैदा करना, ये सामान्य लोगों को भी पता चला। बाकी उसके जो बाकी जो पहलू है वो तो बड़े प्लेटफॉर्म के लोगों के लिए वो विषय है। लेकिन मैं मानता हूँ कि मोदी जी ने इसको कैश किया, और मोदी जी किसी भी विषय में हाथ डालते तो वो अपने आप को उसमें झोंक देते हैं, पूरा समय देते हैं उसमें, पूरा उसमें परिश्रम करते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, और इसलिए भारत जैसे देश को G20 का नेतृत्व करने को मिलना, और उसके बाद में जिस तरह से उसको मोदी जी ने आगे बढ़ाया, सारे दुनिया के लोगों का आकर्षण भारत देश बना, और जितना इन्वेस्टमेंट भारत देश में आएगा भारत देश का ही लाभ होना है। और भारत एक ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है आज। दोनों चीज़ों से आपको उसकी तुलना करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन ये हमारे लिए एक बोझ भी है, लेकिन ये हमारी देश की पॉपुलेशन हमारी उपलब्धि भी है, क्योंकि हमको किसी भी देश के बाज़ार के ऊपर उपलब्ध रहना नहीं है। हम जो भी बनाएंगे, हमारे पास ही इतना बड़ा मार्केट है, हम बेच सकते हैं उसको। और दुनिया के देश के लोगों को एक बाज़ार चाहिए अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो वो सारे लोगों को तो इंडिया ही एक मार्केट है, भारत ही एक मार्केट है। इसलिए हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। पॉलिटिकली सिर्फ हम सारे लोग अगर एक साथ में आ जाते हैं तो हम उस लाइन को बहुत जल्दी छू सकते हैं, वरना थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन सुपर पावर भारत को बनना है तो पक्का है, इसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है। सर यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जो आ रहा है, जी उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मैं ये कहूँगा कि भारत एक ऐसा देश है जिस देश में बहुसंख्यक लोगों की संख्या 80% हो, 75 जो भी हो, लेकिन अबाउ 75% तो है। भारत एक ऐसा देश है कि 75% एक मजहब को, एक धर्म को, और पूरे दुनिया के देशों में हर देश के नागरिकों की एक पहचान है कि ये हमारा देश है करके। वैसे भारत के लोगों का एक पहचान है, और भारत के उसमें से 75-80% लोग एक हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। उसके बावजूद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हम सारे 100% लोगों की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारी संख्या ज़्यादा है तो हमारे लिए ये कायदा होना चाहिए और आपके लिए ये कायदा होना चाहिए। ये दुनिया के किसी भी देश में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये सिर्फ आपको भारत देश में मिलेगा कि मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो माइनॉरिटी लोगों के बारे में सोचते हैं और उनको अपने साथ में लेने की बात करते हैं। जो हमारे लिए होगा वही आपके लिए भी होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू सिख या और भी कोई धर्म और मजहब के साथ में न जोड़ते हुए, भारत ये हम सबका देश है, और इस देश में हम सबको एक कानून के तहत अपना जीवन जीना है, हमारे आने वाली पीढ़ी को जीना है। ये हमको मेंटल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और ये एक बार आप करते हैं तो फिर बाकी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी कुछ लोगों को ये थोड़ा हार्ड लगता होगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि यही आपका भविष्य बनाने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ही जो माइनॉरिटीज़ के लोग जो जिनको डर लगता है उनका भविष्य बनाने वाला ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है, ऐसा मुझे लगता है। सर हमेशा अभी अगर हम बीजेपी की बात करें तो अभी हमने मोदी सर का एक इंटरव्यू देखा था, लेकिन अभी 2024 की बात हो रही है, लेकिन उनका जो लक्ष्य है 2047 के 100 साल खत्म हो गए, 1947। मैं थोड़ा करेक्शन करूंगा आपको। उनका लक्ष्य देश का लक्ष्य के बारे में उसने सोचा। कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है कि मेरा आगे मुझे अभी एमएलए से ये बनना है, वो बनना है, वो बनना है। मोदी जी का सपना कभी भी देश का होता है। भारतीय जनता पार्टी का ब्रांड ही ये है कि देश सबसे पहला, पार्टी उसके बाद में, स्वयं उसके बाद में। तो
47 में जब देश शताब्दी महोत्सव हम मनाएंगे, जैसा अमृत महोत्सव अभी हमने मनाया, तो शताब्दी महोत्सव मनाएंगे तब देश कहाँ पर होगा इसके बारे में प्लानिंग और इसके बारे में सोचना मोदी जी ने अभी से प्रारंभ किया, अभी से प्रारंभ किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। मोदी जी तो उस समय पे तो 95 प्लस के होंगे, है ना, और उनके स्वभाव के मुताबिक हो तो कोई पॉलिटिक्स में भी उस समय पे रहेंगे नहीं, लेकिन देश 2047 में कहाँ जाना चाहिए उसके बारे में अभी से सोच रहे हो। सर लेकिन हमेशा हमने देखा है कि कुछ ना कुछ बीजेपी माइनॉरिटी के लिए भी अच्छा ही सोचती है, पर कहीं ना कहीं माइनॉरिटी वालों की ऐसी थिंकिंग होती है बीजेपी उनके लिए बुरा सोचती है। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये आपको लगता है कभी सॉल्व होगा सर? देखिए, बच्चे जब होते हैं ना घर में, तो बच्चों को भी अपने माँ बाप के बारे में ऐसा लगता है कि नहीं, ये मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे बहुत मारते हैं, पीटते हैं, सवेरे जल्दी उठाते हैं, डांटते रहते हैं। ये बहुत लंबे पीरियड तक उनको लगता है, लेकिन उनको एहसास कब होता है? जब वो बड़े हो जाते हैं, उनके जब अच्छे होते हैं तो उनको याद आता है कि मेरे माता पिता ने मुझे इस प्रकार से किया, इसलिए मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, है ना। तो वैसे ही ये माइनॉरिटी के लोगों को अब खराब लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए अच्छी बात है। इस बात को उन्होंने समझने की आवश्यकता। बाकी तो झगड़ा तो कुछ है ही नहीं, है ना, झगड़ा तो कहीं है ही नहीं। कुछ किस बात का झगड़ा है मुझे बताइए ना। ना कोई ज़मीन का झगड़ा है, ना तो कोई पैसे का झगड़ा है, ना कोई चीज़ और कोई चीज़ का झगड़ा है। हम अगर दिवाली मनाते हैं तो हम उनको नहीं कहते कि आप भी दिवाली मनाइए, आप ईद मनाइए, हम दिवाली मनाते हैं, आप क्रिसमस मनाइए, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो झगड़ा तो सिर्फ इस बात का है कि आपको लगता है कि आप मुझे परेशान कर रहे हो करके, लेकिन जो बड़े समाज के लोग हो तो आपको मदद करने की बात करते हैं। हमेशा माइनॉरिटीज़ को हम कैसा आगे लाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के ज़माने से लेकर अब तक माइनॉरिटी, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर कैसे खड़े हो जाए, एट पार बड़े लोगों के साथ में कैसे आए, इसके बारे में हमारे पहले के नेताओं ने भी सोचा, आज के नेता भी सोचते हैं। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स सब छोड़ दीजिए, आप भी अगर किसी के साथ में व्यवहार करते हो तो आपको भी लगेगा नहीं, ये भी मेरे जैसा ही है, इसको भी वही सम्मान मिलना चाहिए। यही तो हमारे भारत देश की खूबसूरती है ना। सर ट्रिपल तलाक को लेकर भी बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। उसमें एक्चुअली ऐसा था कि जितनी भी लड़कियां हैं हिंदुस्तान में, जितनी भी लेडीज़ हैं, उनके लिए था ये, लेकिन इसको भी एक घुमाकर बहुत एक कंट्रोवर्सी बना दिया था। तो एग्जैक्टली बेसिकली लोग अभी भी इस चीज़ को लेकर बहुत ही क्वेश्चनरीज पैदा करते हैं। तो आप ये भी क्लियर कर दीजिए एग्जैक्टली ट्रिपल तलाक का क्या है? देखिए, ट्रिपल तलाक वापस यूनिफॉर्म सिविल कोड के पास हम आएंगे तो वहाँ पर वही जो हिंदुओं को है वही मुस्लिम बहनों को भी न्याय मिलना चाहिए देश में। अब ह्यूमन बीइंग एक ऐसा है कि सब अपने अपने माध्यम से किसी के बलबूते पर किसी को भी नेतृत्व करना है, ये एक सिस्टम डेवलप हुआ है। इसलिए मेरे में वो क्षमता नहीं है कि मैं अपने पैरों पर मेहनत करते हुए मैं खड़ा हो जा पाऊँगा। तो मुझे किसी के ऊपर निर्भर होकर अपना जीवन जीना है। तो मुझे अगर किसी के ऊपर निर्भर होना है तो मैं अपने से ज़्यादा उनके बारे में सोचूंगा तो वो मेरे साथ में आएंगे। ये एक फिलॉसफी कहिए या तो एक सिस्टम डेवलप हुआ है। इसलिए कुछ लोगों को गुमराह करते हैं, और कुछ लोग गुमराह इसलिए भी होते हैं कि एजुकेशन का जितना लेवल बढ़ना चाहिए था वो आज़ादी के 75 साल में हम बढ़ा नहीं पाए। वो एक सबसे बड़ा उसमें मुद्दा है। आज भी मुस्लिम समाज के लोग हो या तो अन्य समाज में जो एजुकेटेड लोग हैं वो इन सारी बातों में बहुत ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। जो एकदम नीचे के तबके का जो व्यक्ति है उसको डर लगता है, तो उसको ये लगता है कि भाई मेरे बुरे समय पे मेरे साथ में कौन आएगा, तो कौन आएगा, तो यही आएंगे, ये तो आने वाले नहीं है। इसलिए न चाहते हुए भी उनको उनके पीछे जाना पड़ता है। ये इसकी वास्तविकता है, अदरवाइज कौन इतना डीपली सोचेगा क्या करना है। उनको अच्छा लगता है ट्रिपल तलाक, उनको लगता है 2-2 शादियाँ करना, 3-3 शादी करना। वाइडर बड़े सोच को अगर देश के बारे में सोचेंगे, मुस्लिमों की संख्या कितनी होगी 25 साल के बाद में, 50 साल के बाद में हिंदुओं की संख्या कितनी होगी, वो एक अलग विषय है, लेकिन वही एक विषय नहीं है। हमारा ये मानना है कि कोई भी छोटा व्यक्ति को अगर वो ठीक ठाक अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, वो सुखी जीवन जिएगा, तो उतना ही लाभ मेरे लिए होगा। मैं समझो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, लेकिन मेरे बाकी के 2 भाई लोग अगर अपने पैरों पर भी खड़े नहीं रहेंगे तो मैं कितना भी बड़ा होने के बाद में मैं उसका आनंद नहीं लूट सकता हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने मैं उनको देख रहा हूँ। तो मेरी इच्छा ही होती है कि कम से कम मेरे साथ साथ में वो चले, तो मुझे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना नहीं पड़ेगा, और जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैं हैप्पीली रह सकता हूँ। नहीं तो मैं कितना भी मुझे मान मिले, सम्मान मिले, और मेरे घर की हालत अगर ठीक नहीं रहेगी तो वो कैसा होगा। तो वैसे ही ये
हिंदू समाज भले इतना बड़ा है इस देश में, लेकिन जो माइनॉरिटी समाज के लोग अगर ठीक ठाक ढंग से अपना जीवन नहीं जिएंगे तो परेशानी उनके लिए तो है ही, लेकिन मेरा ये स्वयं का मानना है, मैं बाकी लोगों की बात नहीं करता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि वो परेशान जितना होगा उसका कुछ ना कुछ तो असर मेरे पर भी आना है, इसलिए मेरा प्रायोरिटी ये है कि वो सुखी रहे तो मैं भी सुखी रह सकता हूँ। सिंपल है। कंट्रोवर्सी आई थी सर आपको लेकर, लुटेरे वकीलों से सावधान। जी हाँ। तो बहुत ही एक बड़ा इशू आया था इसके बारे में। जी हाँ। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, लड़ा, और सारा सीख कर मैं एजुकेशनली स्कूल में बहुत जाने का मुझे मौका कभी मिला ही नहीं, लेकिन मैं जनता के दरबार में सीख कर अपने आप को बहुत परिपक्व बना पाया हूँ। मुझे लीगल साइड भी मेरा बहुत पावरफुल है। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि अच्छे वकीलों का मैं आज भी सम्मान करता हूँ, इसलिए मैंने उसमें शब्द डाला कि लुटेरे वकीलों से सावधान, लुटेरे पॉलिटिशियन से सावधान, है ना, लुटेरे पुलिसों से सावधान। लुटेरे समाज में भी जो समाज कंटक होते हैं वो भी लुटेरे होते हैं। लुटेरे लोगों से सावधान, ये तो गवर्नमेंट का बेस लाइन है। सरकार भी आज जो काम कर रही है किसके लिए कर रही है? लुटेरे व्यापारी अगर लूटते हैं जनता को तो उसके लिए कानून बनाते हैं, आतंकवादी आकर हैरान परेशान करते हैं लोगों को तो उसके लिए कानून बनाते हैं, है ना। तो लुटेरे वकीलों से सावधान मैंने कहा। 1947 के स्ट्रक्चर को अगर बीएमसी नोटिस देकर कहते हैं कि आपके पास प्रूफ जो है बताओ, हम आपको पर्याय जगह देना चाहते हैं, रोड बड़ा करना है, और वो लोग अगर कोई वकील के पास जाते हैं तो उन्होंने 5-10 जो भी उसकी कैपेसिटी वो हिसाब से पैसा लेकर एक बहुत तो नोटिस का जवाब दे देना चाहिए कॉर्पोरेशन को, ये हमारे डॉक्यूमेंट है ये। तो एक वकील ने बड़े पैमाने पे उनके पास से पैसा लेकर हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में जाने के बाद में भी कुछ कर नहीं पाए, वो लोग तो घर टूट गए उनके। तो उस समय पे कुछ लोगों ने उसको पैसे दिए थे और बाकी के लोग लाइन में थे देने के लिए। तो मैं डर गया एकदम, सामान्य लोग अपना घर बार बेच कर अगर पैसा देंगे, तो मैंने उधर बोर्ड लगाया कि लुटेरे वकीलों से सावधान। और फिर एक केस बहुत दिन कोर्ट में चला, बाद में मुझे कोर्ट ने निर्दोष बरी कर दिया। उन्होंने मुझे माफ़ी मांगने के लिए कहा, नहीं कहा बिल्कुल नहीं माफ़ी मांगेगा। मैं आज भी अपने रिकॉर्ड पर हूँ कि जो लुटेरे, मैं वकील का मुद्दा था तो मैं वकील के बारे में कहता हूँ, मेरा भाषण आप कहीं पर देखें मैं पॉलिटिशियन लोगों के बारे में कहता हूँ। पॉलिटिशियन लोगों के बारे में, लोग आपको नेता मानते हैं, वोट देकर आपको चुनकर देते हैं, आप उनकी रक्षा करने के लिए आपको चुनकर देते हैं, और जीत कर आने के बाद में फिर कुछ कॉर्पोरेटर लोग, गरीब लोग घर रिपेयरिंग करते हैं, उनके पास से पैसा लेते हैं। अरे आपको मदद करने के लिए उन्होंने आपको नेता उन्होंने बनाया, तो ये लुटेरे लोग हैं ना, तो इनसे तो सावधान रहना ही चाहिए। तो मैं लुटेरे वकीलों से सावधान का बोर्ड लगाया था। आज आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो तो मैं इन जनरल में लोगों को कहूँगा कि टोटलिटी में लुटेरों से सब लोगों ने सावधान रहना चाहिए। सर, अगर फ्यूचर में सीएम बनने का मौका मिला आपको तो आप क्या चेंजेस लाएंगे? मेरे जैसे व्यक्ति ने कभी, मैं कॉरपोरेटर बनूंगा ये भी मैंने कभी सोचा नहीं था, और मेरे जैसे व्यक्ति ने उसके बारे में कभी बात भी करना सही नहीं है। और मैं कभी पद के पीछे गया ही नहीं, पद मेरे पीछे ज़रूर आया है। कॉरपोरेशन में जब मैं था तो विनोद तावड़े जी के नेतृत्व में और बाकी लोगों के नेतृत्व में मुझे 3 बार कॉरपोरेशन के जो सबसे बड़े चेयरमैनशिप होता है, बीएसटी कमेटी, इम्प्रूवमेंट कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी, ये तीनों कमेटियों का चेयरमैन मुझे बनने के लिए कहा था, लेकिन मैं तीनों कमेटियों का चेयरमैन नहीं बना, क्योंकि जहाँ पर ये सब आरोप लगने वाले होते हैं वहाँ उससे मैंने दूर रहा मैं, और उसीलिए शायद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ में मैं इस बात का भी खुलासा करना चाहूँगा, जो लोग बनते हैं उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो इतना साहस करते हैं समाज के लिए, सिस्टम के लिए, व्यवस्था के लिए, और बनते हैं, काम भी अच्छा करते हैं, लोगों की गालियाँ भी सुनते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, वन हैज़ टू प्ले इन दैट। तो उनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे में जो वो क्षमता नहीं है, जो मेरे में क्षमता है वो मैं करता हूँ। आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद में भी परसों में 1.5 फुट पानी में मालूनी के बस्ती में जाकर आया। कार्यकर्ता को लगा कि आप आइए नज़दीक आकर देखिए हम लोग कैसा रहते हैं, तो मैंने कहा कि कम से कम वो तो रह रहे ना, 24 घंटा रहते हैं, तो मैं कम से कम एक आधा घंटे के लिए जाता हूँ तो क्या बिगड़ता। तो मैं परसों भी जाकर आया। तो ये मेरे कैपेसिटी वाला काम है, मैं करता हूँ। जो मेरे कैपेसिटी का काम नहीं है वो मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं कभी भी कोई चीज़ पार्टी के पास मांगा नहीं। मैं एक ही ऐसा हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ, जिसने इतने लंबे समय के कैरियर में पार्टी के पास कुछ भी न मांगते हुए पार्टी ने हर बार मुझे जो देना चाहिए वो दिया। आज मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर हूँ, मुझे पता नहीं कि मेरे में क्या क्वालिफिकेशन को देखकर पार्टी ने मुझे फाइनेंस कमेटी का मेंबर बनाया, और 10 साल लगातार मैं हूँ। मेरे से अच्छे विद्वान, बुद्धिमान, पढ़े लिखे लोग अन्य कमेटी में गए, लेकिन मुझे अभी तक पार्टी ने रखा है। तो मैं मानता हूँ कि जो सम्मान मुझे मिलना चाहिए उससे ज़्यादा मिल रहा है,
और मैंने बहुत आगे का सपना तो कभी देखना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल देखना ही, किसी ने भी देखना नहीं चाहिए। आप काम करते जाओ, भगवान के ऊपर छोड़ दो, हु आर यू टू डिसाइड। सर आप मोदी सर के साथ हो, Yeah. आप इतने साल से उनके साथ काम कर रहे हैं सर, पर्सनली मोदी सर कैसे, लाइक अगर उनके पॉलिटिक्स को हटाकर उनकी बात करें पर्सनल लेवल पे? मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन में आप ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में आपकी मुलाकात होती है जो एक व्यक्ति होते हुए भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा आपको हमेशा लगता है। मोदी जी को कोई प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखते होंगे, मोदी जी को कोई एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में देखते होंगे, मोदी जी को बहुत 16-18 घंटा काम करने वाले के रूप में मोदी जी को लोग देखते होंगे। हर एक आदमी का देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मोदी जी में परमात्मा का कुछ ना कुछ अंश है, ऐसा मैं स्वयं मानता हूँ। अदरवाइज़ उनका भी जीवन को आप देखेंगे तो कहाँ से उठकर वो कहाँ तक पहुँच गए, जो संभव ही नहीं है। उनका जो व्यक्तिगत नेचुरल जो स्वभाव है, वो स्वभाव के हिसाब से वो इतने बड़े पद पर जाना, पॉलिटिक्स में तो आप सही को भी सही गलत को भी सही ये कहकर आपको आगे बढ़ना होता है, लेकिन मोदी जी सही को सही गलत को गलत कहने की क्षमता उनमें है, क्योंकि उन्होंने उस प्रकार का जीवन जिया है। और ये सब करते करते जब वो आगे बढ़ते हैं तो जैसा मैंने कहा कि 25% मेहनत, 25% पार्टी का नाम, 25% आपका काम और 25% आपका लत। मोदी जी को मैं मानता हूँ कि ये इसके अलावा 25% परमात्मा का आशीर्वाद उनके ऊपर सबसे ज़्यादा है, तब वो ये सब कर पा रहे हैं। सर हमने देखे बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स हैं जो चाणक्य नीति को बहुत फॉलो करते हैं एंड भगवत गीता को भी बहुत फॉलो करते हैं, एंड उसमें जो लिखा हुआ है उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पर काम करते हैं जिन पे उनको सक्सेस मिला है, और यही चीज़ वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग ओपोज करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसमें आप क्या कहेंगे सर? प्रॉब्लम यही है, ओके, प्रॉब्लम यही है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे पारंपरिक बातों को हम मानते हैं। देवी देवताओं के ज़माने में जो जो हुआ उसमें से कैसे कामयाबी मिली उस बात को हम मानते हैं। ऋषि मुनियों ने जो जो किया है, जो जो कहा है, उसको हम मानते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम उन सारे बातों को मानते हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी के 25-50-100 बुद्धिमान लोगों ने मिलकर ऐसा कोई एक सिस्टम डेवलप किया और जिसको हम कहते हैं कि आप लोग मानिए, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम जो कहते हैं उसको आप मानो। हम ये कहते हैं कि जो परंपरागत चली आई है, 100 साल के पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा था वो आज सही हो रहा है, इसलिए हमको उस बात को मानना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। भगवत गीता में जो हुआ, चाणक्य नीति का जो उल्लेख हो रहा है, जो चर्चा हो रही है, जो चाणक्य नीति उन दिनों में चला वही तो आज भी चल रहा है ना। संकट में जब हम आते हैं तो भगवत गीता में ये सीख है कि उस संकट में से आप बाहर कैसे निकलो, यही तो उसमें सिखाया गया है। और वो ये तो हम अपने जीवन में आजकल इन दोनों में फेस कर रहे हैं। तो हम यही कहते हैं कि भाई ये जो हमारी जूनी टेक्नोलॉजी, पैसा के बिगड़ जो कुछ भी उन दिनों में हुआ था और जो सही है ऐसा हमको आज लग रहा है, उसको हमको अपनाना है, यही हम कहते हैं। और झगड़ा ही सारे लोगों का ये है। अब ये जब हम कहते हैं तो फिर सनातन धर्म वहाँ पर आ जाता है। भारत देश ने पूरे दुनिया के ऊपर राज किया, ये आता है। यूनिवर्सिटी का नाम कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी नहीं था, तब तक्षशिला जैसा यूनिवर्सिटी हमारे देश में था, ये हम जब कहते हैं तो ये आता है। भारत देश सोने की चिड़िया है, ये तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही ना, हमारे पूर्वजों ने तो टोटली में सभी लोग कहते हैं ना कि भारत देश एक सोने की चिड़िया थी। तो भारत देश, अभी कुछ लोगों ने आज़ादी के समय में काम किया और कुछ लोग कहते हैं कि भारत देश एक गरीब था। अब ये कोई भी बता देगा भारत देश एक गरीब था तो फॉरेनर लोग, मुगल लोग यहाँ पर क्यों आए? चोर कहीं भी गरीब के घर में डाका डाला, ऐसा कोई भी न्यूज़ सुना आपने? चोर अगर डाका डालता है तो बड़े पैसे वाले लोगों के घर पे डाका डालता है। तो भारत देश एक पैसे वाला देश था, इसलिए सारे लोग यहाँ पर आए और लूट कर लेके गए तो लेके गए। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी यही कह रहे हैं, चलो लेकर गए तो लेके गए, लेकिन हमारे रूढ़ी विचारों में, परंपरागत हमारे सभ्यता, हमारी संस्कृति में इतनी ताकत है, हम फिर एक बार दुनिया के बाजार में खड़े हो सकते हैं, ये हम कहते हैं। हम महागुरु बन सकते हैं, ये हम कहते हैं। सर राम मंदिर मुद्दे को पर लेके भी बहुत जो कंट्रोवर्शियल हो रहा है, जी, उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि राम मंदिर का कंट्रोवर्सी अभी समाप्ति की ओर है। जनवरी 2024 में जब इसका उद्घाटन होगा तो ये एक चैप्टर पूरा हो जाएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे न्यायालय को भी, और निश्चित
जो समाज ने इतने लंबे समय तक इस विषय को देखिए, भारत देश की दूसरी एक खूबसूरती जो हमारे सिस्टम है, न्यायालय है, उसका सम्मान तो आज हम सभी लोग करते हैं। न्यायालय ने जजमेंट दे दिया, बात खत्म हो गई, राम मंदिर बन रहा है। उनके लिए भी जो अटल जी ने उन दिनों में न्यायालय के बाहर, अटल जी का कहना यही था कि हम सब लोग मिलकर इसमें से रास्ता निकालेंगे, न्यायालय को बीच में ना लाते हुए। और उन्होंने प्रपोजल यही दिया था कि हम जहाँ पर राम मंदिर था वहाँ पर राम मंदिर बनाएंगे और इसके बगल में मस्जिद बनाएंगे, सारे लोग मिलकर बनाएंगे, यही उन्होंने कहा था और अभी वही हो रहा है। सर, जब मैंने लोगों को बताया, मेरे दोस्तों को, तो मैं आपसे मिल रहा हूँ, तो आप एक्चुअली नॉर्थ मुंबई के हीरो हो सर। तो वो बहुत आपको फॉलो करते हैं। अच्छा। शायद आपको नहीं पता होगा। वो जानना चाहते हैं कि गोपाल शेट्टी सर पर्सनली कैसे हैं। वो जानना चाहते हैं? जी सर, ये क्वेश्चन है मैं दोस्तों का भी, लोगों का भी। मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत देरी हो गई इस बात को पूछने के लिए और मुझे जवाब देने के लिए भी कि गोपाल शेट्टी क्या है, तो सभी ने जान लिया अभी। पर्सनल वे पे सर, मैं कह रहा हूँ ना, गोपाल शेट्टी क्या है ये सभी ने जान लिया। मैं कभी कभी भाषणों में भी इन दिनों में जाकर कहता हूँ कि 2019 का जो चुनाव था, उर्मिला जी के साथ में मैं लड़ा, है ना, उनको मैंने बहन कहा, इसलिए उनके खूबसूरती का भी वर्णन करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ग्लैमर के ऊपर अगर वोट दिया हो तो ग्लैमर के ऊपर बहुत इन दिनों में वोट दिया जा रहा है। मतलब हमारे पार्टी में से भी ग्लैमर्स के दुनिया के लोग जीतते हैं, लेकिन गोपाल शेट्टी क्या है ये सवाल आपने जब पूछा तो मैं यही कहूँगा कि गोपाल शेट्टी क्या है ये 2019 के चुनाव में लोगों ने सिद्ध कर दिया। एक जगह पर उर्मिला जी थी और दूसरी जगह पर गोपाल शेट्टी थे। गुजराती का एक गज़ल है या गीत है, मुझे पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बार बार उसका जिक्र करता हूँ। उसमें यह कहा है कि नयन ने बंद करीने मैं तमने जोया छे, तमे जे छो एनाती वधारे हमें तमने जोया छे। मतलब नयन को जब मैं बंद करता हूँ तो तुम जो हो उससे भी बड़े मुझे दिखते हो। मुझे लगता है कि 2019 के चुनाव में अगर उर्मिला जी को देखकर लोगों ने मतदान किया होता तो निश्चित उनको मतदान किया होता, लेकिन लोगों ने अपने नयन को बंद करते हुए गोपाल शेट्टी ने 32 साल किया हुआ काम को याद किया और उन्होंने मुझे वोट दिया। और ये वास्तविकता देखिए इससे कैसा है, हम 1000 किलोमीटर का यात्रा करने जाते हैं भगवान का दर्शन लेने के लिए। तो जो व्यक्ति 1000 किलोमीटर का यात्रा करके जब भगवान सामने आ जाते हैं तो उसने तो आँख बड़े करके भगवान का दर्शन लेना चाहिए, लेकिन हम भगवान आँख बंद करके भगवान का दर्शन करते हैं। और भारतीय संस्कृति में ये कहा गया है कि आप बंद करके किसी कुछ चीज़ को देखते हो तो उसका रूप आपको विशाल और विराट लगता है। तो भगवान का रूप हमको विराट देखना है, इसलिए हम अपने आँख को बंद करते हैं। तो 2019 के चुनाव में लोगों ने मेरे 30-32 साल किए हुए काम को नयन को बंद करके देखा और उन्होंने कमल के फूल के ऊपर टप्पा मारा। ये गोपाल शेट्टी है। आपके मित्रों को आप कह दीजिए, शायद वो मेरी आवाज़ को सुनते भी होंगे अभी। सर, हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था शिवा शेट्टी सर के साथ। जी हाँ, ही इज वेरी एक्टिव। या ही इज एक्टिव एंड मेरे एक्चुअली फेवरेट बन चुके हैं। ओके, उनके काम से मैं बहुत प्रभावित हो चुका। सर, उनके लिए क्या कहेंगे सर, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के नेता जो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने अपने जीवन में बहुत किया है, जब भी जिसने बुलाया वहाँ पर मैं गया, खड़ा हो गया। लेकिन शिवा जिस तरह से जाता भी है और पूरे सिस्टम में, यानी परिसर में कहीं एक घटना होती है तो फायर ब्रिगेड और पुलिस लोगों को बाद में पता चलता है, शिवा को पहला पता चलता है। शिवा को पहला पता चलता है। और शिवा, मेरा भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क इतना बड़ा है, लेकिन ऐसी कोई घटना की फर्स्ट हैंड रिपोर्ट अगर कोई मुझे आज भी देता है तो शिवा दे देता है, उसके बाद में फिर बाहर से पता चलता है। तो ये उसकी खूबी है। अब ये वो कैसा मैनेज करता है ये मुझे पता नहीं, लेकिन वो करता है, ये शिवा की खूबी है। और कुछ ऐसे लोगों को जोड़ने में शिवा कामयाब हुआ है जिनको मैं भी जोड़ नहीं पाया। या मैंने अपने जीवन में बड़े पैमाने पे लोगों को जोड़ा, यानी आज 10 वोट जब करने के लिए लोग निकलते तो उसमें 7.5 लोग मुझे वोट देते हैं, यानी 2.5% लोग ही अन्य लोगों को वोट देते हैं। मैंने वोट का ग्राफ मेरा इतना बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ऐसा कहूँगा कि जो मैं नहीं कर पाया वो शिवा कर रहा है, तो उसका अनुकरण बाकी सारे लोगों ने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया एज पर यू? वो तो हमें फ्यूचर ऑफ इंडिया। देखिए, हमारे देश का जो भविष्य है वो इन दिनों में हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, वही भारत का भविष्य है। खास करके लड़कियां पढ़ रही है, लड़कियां घर से बाहर निकल कर आज बड़े बड़े पोस्ट पर काम कर रही है। ये भारत को डबल स्पीड में आगे ले जाएंगे हम।
आज देखिए अमेरिका में की जब हम बात करते हो हम ऐसा कहते हैं कि अमेरिका में पति पत्नी दोनों काम करते हैं, बच्चे हैं कॉलेज में जाते हैं लेकिन पॉकेट मनी के लिए वो भी काम करते हैं। भारत एक ऐसा देश है, घर में 9 लोग परिवार 9 व्यक्ति का परिवार होगा तो एक व्यक्ति काम करता है, बाकी 8 लोग घर में रहते हैं। तो कैसा हमारा देश आगे बढ़ेगा? लेकिन अब हम उस मोड़ पे आ रहे हैं, परिवार की संख्या कम होती जा रही है। परिवार की संख्या कम होने के बावजूद भी पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, ये हमारे ग्रोथ को डबल स्पीड से आगे बढ़ाएगा। मतलब भारत देश बहुत आगे, सुपर पावर की जब हम बात करते हैं, अन्य देश के लोगों की संख्या हमारे से बहुत कम है। बड़े से बड़े देश का पॉपुलेशन 25% होगा तो हम लोग वी आर 3 टाइम्स मोर। तो जैसे 3 टाइम्स मोर है तो उतना हमारा ग्रोथ रेट भी उतना ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा ना। एक 10 साल 15 साल लगेंगे लेकिन बहुत तेज़ी से हम आगे जाएंगे। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि अभी जो यंगस्टर्स स्पेशली वो लोग आउट ऑफ इंडिया को ज़्यादा वो लोग प्रभावित हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे लाइक अभी बहुत सारे लोगों को लगता है वहाँ पे कनाडा अगर हम जा रहे हैं ओपनिंग्स बहुत आती है तो वहाँ पे डॉलर्स कमाने मिलेंगे, तो इंडिया के कंपेयर में साइकोलॉजिकल लोग अब बाहर जाना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि इंडिया में यंगस्टर्स लोग ये डिसीजन जो ले रहे हैं कहीं ना कहीं गलत भी है? नहीं, मैं उसको बैलेंस करके कहना चाहूँगा। इसमें कहीं हमारे देश को जिन्होंने पॉलिटिकली चलाया उनका एक दोष है, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। उसका कारण ऐसा है, बच्चे माँ बाप ने पैसा खर्चा कर दिया, बच्चे पढ़ लिख कर तैयार हो गए, डिग्री हो गया, डिग्री मिल गया उनको, लेकिन डिग्री मिलने के बाद में उनको काम यहाँ पर नहीं मिलता है और दूसरी जगह पे बाहर के देशों में यहाँ से डबल पगार उनको मिलता है, डेवलप कंट्री देखने के लिए मिलता है, लाइफस्टाइल वहाँ की अलग है। तो कोई भी व्यक्ति वहाँ ही जाएगा ना। देश के प्रति कितना भी आपका प्रेम हो, जो आपने डिग्री हासिल की है उसको घर में रखने से तो कोई उसका ग्रोथ होने वाला नहीं है। तो ही हैज़ टू गो देयर, तो वहाँ पर जा रहा है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री इन दिनों में मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, नए नए लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। यानी मुझे आप बताइए, किसी भी व्यक्ति को अपने घर परिवार अपने देश को छोड़कर बाहर जाकर काम करने की इच्छा कब जागरूक होती है? जब वो बेसहारा हो जाता है, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, तब हो जाता है, तब हो जाता है। इसलिए हम सारे लोगों को मिलकर, सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने अपने मतभेद को बाजू में रखकर देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे हमारा जो सुपर ब्रेन है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सारे लोगों ने बाहर जाना भी हमारे देश के लिए आने वाले दिनों के लिए खतरा है। क्योंकि आपका सुपर ब्रेन ही पूरा बाहर चला जाएगा तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? इसलिए सारे लोग हमारे देश में रहना चाहिए, मेक इन इंडिया वो यहाँ पर व्यवसाय करना चाहिए, फैक्ट्री डालनी चाहिए। और मैं इस बात को बहुत खुले दिल से आज भी एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारा ब्यूरोक्रेसी सिस्टम जो है, आगे आने वाले दिनों में कोई भी ब्यूरोक्रेसी के साथ में लड़ाई करेगा वो आगे बढ़ेगा। आज ये ब्यूरोक्रेसी को अगर आप ठीक कर देते हो तो अपने देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये नए नए लोगों को यहाँ ही रहने का मन भी होगा, यहाँ व्यवसाय करने का मन होगा। और किसको अच्छा लगता है अपना देश, अपने माता पिता को छोड़कर जाना? किसी को भी अच्छा लगता नहीं है। सर ये इम्पोर्टेंट सवाल है। लोगों का ये कहना है कि इस वक्त मोदी सर है, फ्यूचर का किसी को पता नहीं। कल अगर उठकर मोदी सर नहीं है फिर इंडिया की क्या, आपको क्या लगता है पोजीशन क्या होगी इंडिया की? देखिए, मोदी सर बहुत लंबे समय तक रहेंगे। अभी कितने लंबे समय तक उसका आप पूछे भी नहीं, मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि आपको भी मुझे पता है, मुझे भी पता है, और जो मेरी बात को सुन रहे हैं उनको भी पता है। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बताता हूँ, ये मोदी नाम का जो पावर है ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। उसका कारण मैं बताता हूँ। मोदी जी के बाद 10 साल के बाद में होगा, 15 साल के बाद में होगा, वो समय बताएगा। उनको यही आगे चलाना पड़ेगा। मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, मोदी जी ये कर रहे थे, मोदी जी वो कर रहे थे, तो आगे आने वाले को भी यही करना पड़ेगा। देखिए, आपके पिताजी है, समाज आपके पास से भी आपके पिताजी की अपेक्षा करते हैं, बराबर है। आज भारतीय जनता पार्टी की परंपरा को आप देखेंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी से लेकर अटल जी, आडवाणी जी से लेकर मोदी जी तक, सब एक ही लाइन सब लोगों ने फॉलो किया है ना। तो इसके बाद में जो भी आएंगे उनको मोदी जी के आचार विचार, काम करने की पद्धत, लोगों के बारे में भावना, इसको लेकर आगे चलना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी ऐसा है कि जब ब्रांड एक नाम हो जाता है तो आप ना होते हुए भी आपका वो ब्रांड चलता है मार्केट में। तो ये मोदी जी एक ब्रांड बना हुआ है। ये ब्रांड आने वाले दिनों में बहुत लंबा समय तक चलेगा और ये ब्रांड ही भारत देश को आगे ले जाएगा। सर, हमारे चैनल चैटकार्ड के थ्रू आप कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे प्लीज़? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी आप देखते हो, जो कुछ भी आप सुनते हो, और देश के प्रति पॉलिटिशियन लोग ही ये सारे सिस्टम को ठीक ठाक करेंगे ऐसा ना मानते हुए
जैसा आपका और मेरा कोई बहुत इतने लंबे समय में काम करने के बावजूद भी कोई संपर्क नहीं था, उसके बावजूद भी आप मुझे बार बार फ़ोन कर मुझे इस इंटरव्यू में बैठने के लिए आपने मजबूर किया, ऐसा मैं कहूँगा। तो ये आपने एक जो प्रयास किया, इस प्रकार का प्रयास भारत देश के हर नागरिक ने करना चाहिए। हमने एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है, और एक दूसरे को अगर हम समझ दें कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत आसानी से चलता है, क्योंकि पति पत्नी को जानती है, पति पत्नी पत्नी को जानता है। जब ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो फिर कितना भी बड़ा मुसीबत आ जाए, वो मुसीबत को पार करके आगे बढ़ने की ताकत एक दूसरे को समझने से हमको मिलता है। तो मेरे जीवन का भी सबसे बड़ा उपलब्धि मैं यही मानता हूँ कि मैं एक ऐसा पॉलिटिशियन हूँ, मुझे चुनाव में भी पैसे बहुत कम खर्च करना पड़ता है, और जो करना पड़ता है वो लोग देते हैं। तो एक दूसरे को हमने जान लिया है, तो भारत देश के लोग भी सब एक दूसरे को जानकर अगर हम काम करेंगे तो 50% प्रॉब्लम वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, बाकी 50% लोग हम जैसे लोग कर लेंगे। सर, एक आउट ऑफ द सब्जेक्ट एक सवाल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को एक एज पर द लॉ पास किया हुआ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जिसको एक लीगली माना गया है, और जिसकी वजह से अगर हम देखें तो डिवोर्स का जो रेशियो है बहुत बढ़ चुका है। जी हाँ। तो ये बहुत ही एक दुख की बात है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ पर भी मैं यही कहना हूँ कि जब एक दूसरे को आप जान लेते हो तो आपसे थोड़ी परेशानी मुझे होगी, मुझसे थोड़ी परेशानी आपको होगी, तो हम लोग फिर एडजस्ट कर लेते हैं। आप एक दूसरे को जानते ही नहीं हो तो इस प्रकार की बातें आ जाती है। समाज का डर, हमारा जो हिंदू संस्कार के मुताबिक है, तो सभी संस्कार के, मैं ये नहीं कहूँगा कि वी आर द सुपर और बाकी, ऐसा नहीं है। भारतीय जो समाज है उसके जो संस्कार है, हम अपने माता पिता को जितना मानते हैं, सम्मान करते हैं, उतना समाज को भी हम डरते हैं, है ना। घर से बाहर निकलने के बाद में तो पूरा समाज के साथ में आपका पूरा दिन बीतता है, लेकिन उस समाज को भी डर कर हम अपना जीवन बिताते हैं। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है ना। तो इसको अगर सभी लोग अंगीकार करते हैं, इसका आचरण सभी लोग मिलकर करते हैं, तो मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। गोपाल शेट्टी सर, आपने आपका कीमती वक्त हमें दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा सर। थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट। सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। भारत माता की जय।